हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर का इकोनॉमिक्स का पेपर जो 2018 का जो फर्स्ट पेपर है उसको देखेंगे हम। इसमें आप सबको पता होगा कि पेपर ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। उसमें हमें 3 निबंधात्मक प्रश्न जिन्हें ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं और 5 करने होते हैं शॉर्ट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 50 नंबर का पेपर होता है और इकोनॉमिक्स के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट पेपर है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में डिफाइन नेशनल इनकम, डिस्कस द मेथड ऑफ मेजर नेशनल इनकम। दूसरा है आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। वास्तविक प्रवाह में मौद्रिक प्रवाह में भेद बताइए। इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है। ये दोनों क्वेश्चन वैसे तो आपको जब 2010 से लेकर 2019 तक के हम पेपर देखेंगे तो उनमें दोनों में आए हुए हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो पेपर के हिसाब से आप जब भी पैटर्न की तैयारी करें पेपर देने की तो उसका अनसॉल्व पेपर ज़रूर देख लें। इससे ये होता है आपको पैटर्न का एनालिसिस करके पता चल जाता है कि पेपर आएगा कैसा। और ज़्यादातर आप 2010 से लेकर 2019 तक के सारे ही पेपर देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर हमें कैसे तैयार करना है। क्योंकि हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखेंगे तो आइडिया लग जाता है कि कैसे पेपर देना है। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर आय का राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे 2010 से लेकर 2019 तक 18 तक काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये आय का चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए, वास्तविक प्रवाह में मौद्रिक प्रवाह में भेद बताइए, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। दोनों तैयार करने। उसके बाद है मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की कैम्ब्रिज समीकरण या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट यूनिट से है और जो दूसरा क्वेश्चन है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज समीकरण। तो कैम्ब्रिज के जो जितने भी अर्थशास्त्री थे उनने जो समीकरण दी थी उसे हम बोलते हैं कैम्ब्रिज समीकरण। ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। लेकिन इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कैम्ब्रिज समीकरण और हिग्स की समीकरण, इनकी दोनों की तुलना कीजिए, तो तुलना पूछ लेते हैं। लेकिन इसमें आलोचना पूछी तो जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसकी आलोचना तो पढ़ते ही हैं। तो आप मुद्रा सिद्धांत पढ़ें, उसकी आलोचना भी पढ़ लें और हिग्स की और कैम्ब्रिज की आलोचना या फिर इनके दोनों सिद्धांतों में आप व्याख्या जो होती है इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बहुत आता है तो वो जरूर तैयार कर लें। उसके बाद अथवा में है मुद्रास्फीति या न्यायपूर्ण है या मुद्रा संकुचन, अनुपयुक्त, व्याख्या कीजिए। डेफिनेशन इन अनजस्ट एंड डिफ्लेक्शन इन इनएक्सपेंडेड एक्सप्लेन। ये वाला क्वेश्चन है, ये 3rd यूनिट से है। दूसरा ये अथवा में इनमें से एक करना है। तो पहला वाला जो है मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की कैम्ब्रिज, ये क्वेश्चन पूछा। ये दूसरा जो अथवा में ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये कभी कभी अनसॉल्व में पूछ लेते हैं। अगर लॉन्ग में नहीं पूछेंगे तो अनसॉल्व में पूछ लेते हैं। तीसरा है एक केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक रीतियों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस क्वांटिटेटिव द एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो जो केंद्रीय बैंक होती है उस केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण करता है, तो उसकी विधियां होती हैं मात्रात्मक और गुणात्मक रीतियां, जिससे कि बैंक की साख निर्धारित की जाती है। तो जो बैंक की साख है वो 2 विधियों द्वारा होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो ये एक तो आप केंद्रीय बैंक के बारे में पहले पढ़ लें क्योंकि केंद्रीय बैंक क्या है ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ें, फिर साख क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, साख नियंत्रण, फिर उसकी विधियाँ, ये सब चीज़ें पढ़ लें। तो ये क्वेश्चन तैयार होगा। उसके बदले आपके अनशॉर्ट के कम से कम 2, एक तो साख नियंत्रण क्या है ये भी तैयार हो जाएगा। दूसरा केंद्रीय बैंक कभी कभी अनशॉर्ट में पूछ लेते हैं, ये भी तैयार हो जाएगा। तीसरा मात्रात्मक और गुणात्मक रीतियाँ पूछ लेते हैं अनशॉर्ट में, तो वो भी तैयार हो जाएंगी। 2019 के पेपर में अगर देखें तो सिर्फ आया है कि केंद्रीय बैंक की मात्रात्मक विधियों की व्याख्या कीजिए, अनशॉर्ट में आया हुआ है। तो इसलिए आप ये तैयार कर लें। और जब भी क्वेश्चन लिखें सबसे पहले एकदम आप क्वेश्चन लिखना शुरू ना करें, पहले उसकी भूमिका लिखें, फिर क्वेश्चन। ये 3 पार्ट्स में है। पहले आप भूमिका लिखेंगे, फिर केंद्रीय बैंक के बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे साख के बारे में कि साख क्या होता है, फिर केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण कैसे करता है उसकी थोड़ी लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि 2 तरह से करता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो पहले मात्रात्मक लिख के फिर जो भी उसकी 3-4 हेडिंग्स आप लिखेंगे, फिर गुणात्मक करके, तो उसको ऐसे करके आपको लिखना है। ये अथवा में है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकल
एग्जाम द परचेजिंग पावर प्रायोरिटी थ्योरी, ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी सिद्धांत पढ़ें उसकी आलोचना जरूर पढ़ें। आलोचना आप तीन चार अगर लाइन पढ़ लेंगे उन्हीं के जो सिद्धांत होते हैं तो उन्हीं से आप आलोचना आराम से कर लेंगे। तो कोई भी सिद्धांत पढ़े आप सबसे पहले उसकी आलोचना जरूर पढ़ें। आलोचना पूछ ही लेते हैं, तो आलोचना तो कोई भी सिद्धांत पढ़ें। ये अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो ये शॉर्ट में आया हुआ है 2019 में। ये 2018 में लॉन्ग में है लेकिन 2019 में ये शॉर्ट में है। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन बी आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से कम 8 दिए हुए हैं और 8 9 अच्छा 10 हैं, इसमें 10 दिए हुए हैं। इनमें से हमें 5 करने होंगे। तो मुद्रा का चलन वेग क्या है, व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ मनी, ये भी पूछ लेते हैं। ये वही सेकंड यूनिट से है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, ये फर्स्ट आपका जो राष्ट्रीय आय थी उसी का एक पार्ट है प्रति व्यक्ति आय, ये उसी से पूछा गया। तभी आप राष्ट्रीय आय तो बहुत ठीक से पढ़िएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये भी राष्ट्रीय आय से का जो चैप्टर है उसी से आया है। व्यापार चक्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल की वही 4 स्थितियाँ होती हैं, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन है ना, लाभ, प्रॉफिट, ऐसे करके होती है ना, मंदी। तो ये 4 स्टेट जो होती हैं उनको आप, इसमें एक हिक्स का जो व्यापार चक्र है वो कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ये आपको लॉन्ग में नहीं मिलेगा ज़्यादातर। व्यापार चक्र आपको अनशॉर्ट में ही मिलेगा, तो इसको ऐसे ही तैयार कर ले। फिलिप्स वक्र को समझाइए, ये कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा गया है। अगर 2010 से 2019 तक के देखें तो इसको भी तैयार कर लीजिए। शाखा बैंकिंग के लाभ, तो ये बैंकिंग सेक्टर से है। अगर केंद्रीय बैंक आप पढ़ेंगे तो ये छोटा सा जो पार्ट है आप इसको भी पढ़ ही लें अगर केंद्रीय बैंक आप तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन ये इतना नहीं पूछा जाता है शाखा बैंकिंग के लाभ। तो अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। और लिखने के लिए तो आप इस पे ऐसे भी लिख देंगे, क्योंकि कोई डायग्राम भी नहीं है, सीधे सीधे लिख देंगे कि ब्रांच बैंकिंग का क्या एडवांटेज होता है। उसके बाद भारतीय मुद्रा की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, तो जो भारतीय मुद्रा है ये चौथी यूनिट है उससे लिया गया है। भारतीय मुद्रा बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो कौन सी प्रवृत्तियों पे चल रहा है, कौन सा मॉनेटरी मार्केट मतलब किस तरह से ट्रेंड में चल रहा है, उसका है ये आधुनिक प्रवृत्तियाँ कि अब इस टाइम पर कैसे चल रहा है भारतीय मुद्रा बाजार। IMF के उद्देश्य क्या हैं, अब ये वाला जो क्वेश्चन है IMF, देखिए जो सबसे लास्ट वाली जो यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन है। IMF और वर्ल्ड बैंक, आप इनको पूरा पढ़ लें क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। फिर ये पूछते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF की व्याख्या कीजिए, तो वो भी पूछ लेते हैं कि दोनों में अंतर बताइए, इस तरह से पूछते हैं। तो अगर आप इन दोनों को लॉन्ग में तैयार करिए, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछ लेते हैं। ये तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेते कि IMF की फुल फॉर्म बताइए, IMF कब स्थापित हुई, इस तरह से पूछते। तो आप ये उद्देश्य क्या है, ये तो शॉर्ट में है लेकिन लॉन्ग में भी काफ़ी बार पूछा गया। अगर आप पीछे मैंने वीडियोस जो बनाई हैं 2010 से लेकर 2019 तक, तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करनी है। उसके बाद विनिमय नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, ये भी 4th यूनिट से है। इसमें पूछ लेते हैं विनिमय नियंत्रण क्या है, विनिमय नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके। तो ये भी ठीक ही है। RBI के कार्य क्या, ये वही है केंद्रीय बैंक। अपनी जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो एक तो क्वेश्चन यही, एक तो लॉन्ग में मिला हमें भारतीय रिजर्व बैंक का, और ये RBI क्या है। तो मैंने कहा था ना पहले केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ने, केंद्रीय बैंक क्या है, RBI वही पूछा है। तो अगर आपका वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा तो आप ये भी कर देंगे। इसमें से RBI क्या है, विनिमय नियंत्रण, IMF, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर व्यापार चक्र, फिलिप्स वक्र, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रा चलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम देखेंगे सेक्शन सी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें से हमें 4 विकल्प में से एक सही करना होता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि आपने BA फर्स्ट ईयर में पेपर दिए होंगे, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस में से हमें 5 करने होते हैं, छोड़ना नहीं होता है। पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न करती है, यह कथन किसका था, कीन्स का था, ये JS मिल का था, पेगू का था, JBC का था। तो जो आपको सही लगता है, आपको सही नहीं लगता है, जो आंसर सही है वही पिक कीजिएगा। NNP बराबर GNP माइनस डिप्रिसिएशन, ट्रू फॉल्स, सही है या गलत। ये राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है उसी से ये ऑप्शनल, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर से। तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने राष्ट्रीय आय पढ़ लिया तो।
इसके बाद ये है P बराबर mb प्लस m डैश b डैश अपॉन t। हु हैज़ गिवन इक्वेशन? मार्शल्स, रॉबर्टसन, पिगू, फिशर। ये जो समीकरण है किसने दी थी? आपको सही आंसर पिक करना है। अपस्थिति का अर्थ है कीमतों में वृद्धि, कीमतों में कमी। इसका दूसरा दिया ही नहीं, चलो इसे इंग्लिश में देख लो। डेफिनीशन मीन्स, डेफिनीशन नहीं है, सॉरी। डिफ्लेक्शन मीन्स राइज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस, फॉल इन प्राइस, नन ऑफ द अबव। इन चारों में से जो आपको सही नहीं लगे, जो राइट हो उसको पिक। और ये 5वां है व्यापार चक्र। ये आपको दिखाई नहीं देता होगा। व्यापार चक्र एक पूर्णतः मौद्रिक घटना है। सत्य असत्य जो भी है, आप अगर सत्य है तो सत्य लगाइए, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है फॉल्स। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्रिपरेशन करिए अपने एग्ज़ाम की। आई होप यू वेल डूइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आपका ग्रुप हो स्टडी वाला, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।